के पत्थर जैसे हाथों वाले शिकारी सांप के रूप में पैदा हुआ था। जन्म लेते ही मुझे नरक मार्ग के सबसे गहरे हिस्से में कैद कर दिया गया था। मेरा भाग्य पहले से तय था कि एक दिन टैंग सैन मुझे मार डालेगा और मेरी इनर कोर भी किसी और की ट्रॉफी बन जाएगी। लेकिन अच्छी बात यह थी कि मेरे अंदर मल्टी चिल्ड्रन मल्टी ब्लेसिंग्स सिस्टम जाग गया और शुरुआत में ही मुझे 10,000 साल की कल्टीवेशन तथा ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन इमॉर्टल हर्ब मिल गई। ने पूछा, पति बच्चे का कोई नाम रख दो। मैंने कहा, मैंने इस बारे में पहले ही सोच रखा है। गुस्सान ने धीरे से नाम दोहराया और कहा, नाम सिंपल है लेकिन मुझे पसंद है। मैंने बच्चे को उसके पास रख दिया और फिर सिस्टम के रिवॉर्ड्स चेक किए। 30,000 साल की कल्टीवेशन वाला रिवॉर्ड पैकेज एक्टिवेट होते ही एक विशाल एनर्जी मेरे शरीर में भरने लगी। 260,000 साल, 270,000 साल, 280,000 साल। कुछ ही पलों में मेरी कल्टीवेशन सीधे 280,000 साल तक पहुंच गई। दूसरा रिवॉर्ड एक बेहद खास ट्रेजर था। मैंने सिस्टम से कंफर्म किया कि क्या न्यूबॉर्न बेबी इसे कंज्यूम कर सकता है। अनुमति मिलने के बाद मैंने दूध जैसी सफेद स्पिरिचुअल लिक्विड की एक बूंद गुसान के मुंह में डाल दी। बच्चा तुरंत रोना बंद कर देता है और उसके शरीर से एक प्योर और चमकदार लाइट फैलने लगती है। उसके ऊपर 10 हेडेड सन एम्परर पाइथन की फैंटोम इमेज घूमने लगी, जबकि वुड स्पिरिट एम्परर की फैंटोम इमेज एक विशाल डिवाइन ट्री की तरह नीचे खड़ी थी। दोनों मार्शियल सोल फैंटम्स कुछ देर तक आपस में रेजोनेंस करते रहे और फिर धीरे धीरे वापस गुस्सान के शरीर में मर्ज हो गए। हैरानी से मेरी तरफ देखने लगी और बोली, पति तुमने उसे क्या खिलाया? शरीर को मजबूत करने वाला कोई प्रेशियस ट्रेजर? डुअल मार्शियल सोल्स का जन्म बहुत शॉकिंग था। अगर अभी उसे सच बता दिया तो अभी अभी बच्चे को जन्म देने के बाद उसकी इमोशंस बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो सकती थीं। इसलिए मैंने उसके लिए ब्लैंकेट ठीक किया और कहा, पहले आराम करो, बाकी बातें बाद में करेंगे। आखिरी रिवॉर्ड मदर चाइल्ड टेलीपोर्टेशन बीड था। मदर बीड किसी भी पर्पल बीड के पास टेलीपोर्ट कर सकती थी, जबकि पर्पल बीड केवल मदर बीड के ओनर के पास वापस लौट सकती थी। डिस्टेंस कितना भी हो और स्पेस के बीच कितनी भी बाधा क्यों न हो, यह एबिलिटी काम करती थी। मैंने एक पर्पल बीड को देकर उसे अपने शरीर के अंदर रिफाइन करने को कहा। मैंने कहा, आगे कभी भी डेंजर हो तो इसे तुरंत एक्टिवेट करना। मैं दुनिया में कहीं भी रहूं तुम मेरे पास वापस आ सकती हो। ने टेलीपोर्टेशन बीड को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें थोड़ी लाल हो गईं, लेकिन उसने कोई इमोशनल बात नहीं कही और बस गंभीरता से सिर हिलाकर बोली, मैं याद रखूंगी। गुस्सान के जन्म के बाद शुरुआती कुछ दिनों में हमारी केव में लगभग कोई शांति नहीं रही। जैसे ही बच्चा रोता, अपनी कमजोर बॉडी के बावजूद उठने की कोशिश करती, मैं उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रोक देता और खुद गुस्सान को गोद में उठा लेता। मैंने कहा, अभी तो इसने खाना खाया था, फिर क्यों रो रहा है? कुछ देर मुझे देखती रही और अचानक हंस पड़ी। उसने कहा, पति तुमने उसे उल्टा पकड़ रखा है। मैंने नीचे देखा तो गुस्सान का छोटा सा चेहरा मेरी बाह से चिपका हुआ था। कोई वंडर नहीं कि वह लगातार रो रहा था। मैंने तुरंत उसकी पोजीशन ठीक की। मेरी पावर इतनी ज्यादा थी कि एक हल्के अटैक से पहाड़ की चट्टान तक टूट सकती थी, लेकिन इतने छोटे बच्चे को गोद में लेते समय मैं अपनी उंगलियों तक में फोर्स लगाने की हिम्मत नहीं करता था। गुस्सान ने की familiar स्मेल महसूस की और बहुत जल्दी रोना बंद कर दिया, लेकिन उसके छोटे हाथ मेरे कपड़ों को कसकर पकड़े रहे और छोड़ने को तैयार नहीं थे। यह सीन देखकर की आंखों में और भी सॉफ्टनेस आ गई। उसने कहा, पति उसे तुम पसंद हो? मैंने शांत होकर जवाब दिया, ऑफ कोर्स मैं उसका पिता हूँ। लेकिन मेरे दिल के अंदर उस समय एक ऐसी फीलिंग पैदा हो रही थी जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। पहले मैं अपनी कल्टीवेशन बढ़ाता था ताकि नरक मार्ग के राजा के कंट्रोल में न रहूं और पावरफुल ह्यूमंस द्वारा हंट न किया जाऊं। लेकिन अब स्ट्रांग बनने की मेरे पास एक और वजह थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरा बच्चा हेल रोड में बड़ा हो। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि जन्म लेते ही उसे दूसरों की हंटिंग से बचकर छिपना पड़े। इसी वजह से मैंने मन ही मन तय कर लिया कि चाहे सामने कितने भी पावरफुल एनिमीज क्यों न हो, मैं अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए हर सीमा पार करूंगा। के रिकवरी पीरियड के दौरान मैंने अपने हाथों से गुस्सान के लिए एक छोटा सा क्रिब बनाया। इसके अलावा मैंने नरक मार्ग के राजा से साफ कपड़े और बेबी सप्लाइज भी मंगवाए। जब उसके लोग सामान लेकर आए तो वे सीक्रेटली केव के अंदर की ऑरा को सेंस करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उन्हें से मिलने नहीं दिया। मैंने केवल अपनी 280,000 ईयर कल्टीवेशन की दबावपूर्ण ऑरा रिलीज की और उस मैसेंजर को केव के एंट्रेंस पर ही घुटनों के बल बैठने पर मजबूर कर दिया। मैंने कहा, वापस जाकर नरक मार्ग के राजा से कहना कि मैं इन दिनों किसी से मिलना नहीं चाहता।
और अगर कोई मेरी अनुमति के बिना हेल रोड के इस एरिया के पास आया तो उसके कैपेबल लोगों की संख्या कुछ कम हो जाएगी। कुछ समय बाद गुस्सान रिस्ट्रिक्शन के पीछे से बाहर आया। ने पूछा, क्या वह अब तुम पर शक करने लगा है? मैंने कहा, अब नहीं। वह शुरुआत से ही मुझ पर पूरी तरह ट्रस्ट नहीं करता था। मैंने केव के बाहर लगे रिस्ट्रिक्शंस को फिर से मजबूत कर दिया। मैंने हेल रोड के बहुत सारे सोल बीस्ट्स की कल्टीवेशन एब्जॉर्ब कर ली थी और मेरी पावर बहुत तेजी से बढ़ रही थी। स्लॉटर किंग अगर बेवकूफ नहीं था तो वह समझ सकता था कि अगर उसने मुझे नहीं मारा तो मैं देरसबेर उसके कंट्रोल से बाहर निकल जाऊंगा। ने हल्की चिंता के साथ पूछा, तो हम अभी यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? मैंने जवाब दिया, 280,000 ईयर्स की कल्टीवेशन अभी भी इनफ सेफ नहीं है। बाहर लिमिट डुलियो मौजूद हैं और ऐसे पावरफुल एक्सपर्ट्स भी हैं जो खास तौर पर 100,000 ईयर सोल बीस्ट्स का हंट करते हैं। जब मैं 300,000 ईयर्स ब्रेक थ्रू कर लूंगा तभी हम यहाँ से निकलेंगे। उसने दोबारा मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। उसने बस मदर चाइल्ड टेलीपोर्टेशन बीड को मजबूती से संभाल कर रख लिया। उसने कहा, पति, जब तुम बाहर जाओगे मैं गुस्सान का अच्छे से ध्यान रखूंगी। अगर सच में कोई डेंजर हुआ तो मैं तुरंत बच्चे को लेकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। इस समय तक पहले ही लेवल 70 ब्रेक थ्रू कर चुकी थी और वुड स्पिरिट एम्परर ब्लड लाइन की वजह से उसकी कंप्रिहेंशन स्पीड ऑर्डिनरी पीपल से बहुत ज्यादा थी। केवल कुछ ही दिनों में वह अपनी सोल बीस्ट ऑयरा को पूरी तरह लाइफ ओरिजिन के अंदर कॉन्सील करने में सफल हो गई। जब वह मेरे सामने खड़ी होती तो उसके शरीर से केवल एक जेंटल ह्यूमन सोल पावर ऑरा निकलती थी। अगर मुझे पहले से उसकी आइडेंटिटी पता न होती तो मेरे लिए उसे 100,000 ईयर ब्लू ईगल सोल बीस्ट से जोड़ना भी मुश्किल होता। इस तरह हेल रोड से बाहर निकलने के बाद भी और गुस्सान की सेफ्टी में एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन आ गई थी। अगले 3 महीनों तक मैं हर दिन और गुस्सान की देखभाल करता रहा और बाकी समय में लगातार हंट करता रहा। यहाँ के अधिकांश सोल बीस्ट्स मेरी पावर द्वारा एब्जॉर्ब किए जा चुके थे। जो बचे थे वे सभी सबसे गहरी क्रैक्स में छिप गए थे। लेकिन 10 स्नेक हैंड्स एक साथ सर्च कर रहे हों तो उनके लिए ज्यादा समय तक छिपे रहना इम्पॉसिबल था। कुछ ही समय बाद वे मेरे अटैक से चूर चूर हो गए और उनकी एनर्जी भी मेरी बॉडी में एब्जॉर्ब हो गई। मैंने डिवार द हेवंस एंड अर्थ टेक्निक एक्टिवेट की और आखिरी एनर्जी भी मेरे फ्लैश और ब्लड में मर्ज हो गई। मेरे शरीर के अंदर वह बैरियर जो इतने लंबे समय से मुझे रोक रहा था आखिरकार टूट गया। 300,000 ईयर्स। मैं अभी अपनी नई पावर को महसूस भी नहीं कर पाया था कि हेल रोड के ऊपर अचानक बिजली चमक उठी। कानों को झकझोर देने वाली थंडर की आवाज गूंजने लगी और तेज हवाएं पूरे लावा सी के ऊपर से गुजरने लगीं। आसमान में लगातार लाइटनिंग फैल रही थी और पूरी जगह एक भयानक दबाव से भर गई। मुझे तुरंत समझ आ गया कि यह कोई सामान्य स्टॉर्म नहीं था। 300,000 ईयर्स के ब्रेक थ्रू ने हेवन एंड अर्थ की एनर्जी को भी डिस्टर्ब कर दिया था। अब असली परीक्षा शुरू होने वाली थी और मुझे पता था कि इस ब्रेक थ्रू के बाद मेरी शक्ति पहले से कई गुना अधिक बढ़ चुकी है। मैं खौलते हुए लावा को चीरकर बाहर निकला और वापस मानव रूप में आ गया। जैसे ही मैंने आसमान की ओर पहला कदम बढ़ाया, हवा में अचानक चांदी जैसी सफेद बिजलियों की जंजीरें प्रकट हुईं और उन्होंने मेरे चारों हाथ पांवों को मजबूती से जकड़ लिया। बादलों की गहराइयों में अब सिर्फ गरजता हुआ गर्जन ही नहीं था, बल्कि वहां पहाड़, नदियां और एक धुंधली सी नई दुनिया आकार ले रही थी। शालू के शहर में रहने वाले सारे पतित प्राणी डर के मारे अपना सिर उठाने लगे। कई लोग तो उस भारी दबाव और खौफ की वजह से घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़े। दूर खड़े शालू के राजा ने भी जब आसमान में मेरी ओर देखा तो उसकी खून जैसी लाल आंखों की पुतलियां दहशत से सिकुड़ गईं। वह मन ही मन बुदबुदाया, फिर से वही दरिंदा। मैंने किसी की परवाह नहीं की और उन भारी जंजीरों को घसीटते हुए खुद ही उस डरावने काले बादलों के साम्राज्य में कूद पड़ा। आसमान के उस पहले हिस्से में सैकड़ों छोटे छोटे पेड़ उगे हुए थे जिनकी डालियां मुट्ठी के आकार के आकाशीय बिजली वाले फलों से लदी पड़ी थीं। जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा, फलों से निकली आकाशीय बिजलियों ने आसपास के पूरे अंतरिक्ष को तिनके की तरह फाड़कर रख दिया। मेरे सिर के ऊपर एक विशाल काला और लाल बवंडर बन गया जिसने उस भयानक ऊर्जा को जबरन अपने अंदर खींचना शुरू कर दिया। बाकी बचे बिजली के फल सीधे मेरे शरीर पर आकर गिरे। मेरी चमड़ी फटने लगी, हड्डियां कांप उठीं और मांस से खून का फव्वारा छूट पड़ा। लेकिन मैं पीछे नहीं हटा क्योंकि यह आकाशीय आपदा शरीर को तबाह करने के साथ साथ उसे और भी ज्यादा मजबूत बना सकती थी। जब पहली लहर शांत हुई तो मेरी टूटी हुई हड्डियां जुड़ चुकी थीं और नए बने स्केल्स पहले से भी ज्यादा सख्त हो चुके थे। पर वे दिव्य पेड़ फिर से फलों से भर गए। अगर मैं यहाँ रुका रहता तो धीरे धीरे मर जाता।
इसलिए मैं उस बिजली के जंगल को छोड़कर बादलों की और गहराइयों की ओर बढ़ गया। वहां अचानक एक पत्थर का चमकीला भाला सीधे मेरी भौहों के बीच वार करने आया, जिसे मैंने अपना सिर घुमाकर बचाया और फुर्ती से भाले को थाम लिया। अपने हाथों से विनाशकारी ऊर्जा बहाकर मैंने उस पूरे दिव्य भाले को अपने शरीर के अंदर निगल लिया। तभी सैकड़ों बैंगनी और सुनहरी बिजलियों से बने भाले एक साथ प्रकट हुए और उन्होंने आसमान में एक खौफनाक जाल बुन दिया। अब मैंने अपने असली विशाल रूप 10 सिर वाले सूर्य सम्राट नाग का रूप धारण कर लिया। मेरी विशाल पूंछ ने पूरे जोर से हवा में प्रहार किया, लेकिन दुश्मन के अनगिनत भालों ने हर कोने से मुझ पर हमला कर दिया। किसी ने मेरी पूंछ को छेद दिया, किसी ने पेट को चीर दिया, तो कोई मेरी हड्डियों तक गहराई में जा घुसा। उस भयानक दर्द ने मुझे और ज्यादा निर्मम बना दिया। मैंने अपने 10 सिरों से एक साथ आग और कालीलाल ऊर्जा का भयानक बवंडर छोड़ना शुरू कर दिया। मैंने उन सभी दिव्यास्त्रों को अपने अंदर निगलना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मैं उन्हें निगलता, मेरे शरीर के अंदर बारूद की तरह धमाके होते, मेरा मांस फटता और शरीर स्मी होता चला जाता, लेकिन मैंने लड़ना बंद नहीं किया। आखिरकार जब 100 भाले एक साथ मेरी तरफ आए, तो मैंने अपनी पूरी ताकत से एक विशाल दिव्य दरवाजा बना दिया और उन सभी भालों को एक पल के लिए रोक दिया। उसी एक पल में मेरे 10 सिरों ने चारों दिशाओं से उन भालों को अपने जबड़ों में दबोच लिया और उन्हें पूरी तरह तबाह कर दिया। अब मेरे अंदर एक नई और अजेय शक्ति का जन्म हो रहा था। फिर भी मैं शांत नहीं बैठा और वापस उसी पहले वाले बिजली के जंगल में कूद पड़ा। इस बार जब बिजली के फल गिरे, तो मैंने बचाव करने के बजाय अपनी विनाशकारी आग और बिजली का ऐसा तूफान खड़ा किया जिसने सब कुछ राख कर दिया। आगे चलकर बादलों से बिजली के इंसान रूपी योद्धा पैदा हुए, जिनके हाथों में धारदार तलवारें थीं। मैं वापस अपने इंसानी रूप में आया और एक एक करके उनके सिर फोड़ने लगा। भले ही मेरी पीठ पर अनगिनत वार हो रहे थे, हड्डियां टूट रही थीं और खून बह रहा था, लेकिन मेरे चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी, क्योंकि उनका हर वार मेरी ताकत को और बढ़ा रहा था। जब मेरी ऊर्जा खत्म होने लगी और शरीर पूरी तरह लहूलुहान होकर टूटने की कगार पर पहुंच गया, तब मुझे अपने प्रियजनों की याद आई। उस आखिरी उम्मीद के साथ मैंने अपने स्वर्गीय क्षेत्र को पूरी ताकत से खोल दिया। सैकड़ों मीटर के दायरे में समय जैसे धीमा हो गया। दुश्मनों की हरकतें रुक गईं और मेरी ताकत कई गुना बढ़ गई। मेरे 10 सिरों ने एक साथ भयंकर आग और बिजली की ऐसी तबाही बरसाई कि सारे दुश्मन एक झटके में जलकर राख हो गए। मैंने अपनी विशाल पूंछ से बचे हुए सभी रूपों को दबोच लिया और उस पूरे बादलों के तूफान, बिजली और विनाशकारी शक्तियों को अपने शरीर के भीतर खींच लिया। पूरे आसमान को ढकने वाले वे भयानक काले बादल पल भर में गायब हो गए और मैंने एक नई अमर शक्ति के साथ अपना शरीर ऊपर उठाया। मेरी शक्ति के भीतर अचानक एक हलचल हुई। ने तुरंत चम्मच नीचे रख दिया और मेरी तरफ देखकर बोली, पति तुम जाग गए। हेवनली ट्रिब्यूलेशन खत्म हो चुका है। मैंने धीरे धीरे अपनी शक्ति वापस खींची। मैंने पूछा, मैं कितनी देर तक बेहोश था? उसने मेरे हाथ में मीट सूप का कटोरा देते हुए कहा, 1 दिन और 1 रात। ट्रिब्यूलेशन के बाद तुम आसमान से नीचे गिर गए थे। तुम्हारा पूरा शरीर घायल था। मैंने वुड स्पिरिट एम्परर की लाइफ फोर्स से तुम्हारी कंडीशन को स्टेबलाइज किया और फिर तुम्हें वापस केव में लेकर आई। मैंने मीट सूप खत्म किया और तुरंत केव से बाहर निकल गया। हेरेनली पनिशमेंट डोमेन एक बार फिर फैल गया। पर्पल क्रिस्टल लाइट ने आसपास के कई 100 मीटर्स को कवर कर लिया। डोमेन के अंदर की हवा भी ऐसी लग रही थी जैसे लाइटनिंग से भर गई हो। जो भी एनिमी यहाँ प्रवेश करता, उसकी सोल पावर बहुत ज्यादा सप्रेस हो जाती और उसे हर समय हेवनली पनिशमेंट के अटैक्स सहने पड़ते। वहीं मेरी अपनी स्ट्रेंथ लगभग 30% बढ़ जाती और मेरे हर अटैक के साथ हेवनली पनिशमेंट पावर जुड़ जाती। अब 300,000 ईयर्स की कल्टीवेशन के साथ मेरे पास लिमिट डुलियो का सीधे सामना करने की क्वालिफिकेशन थी। इस बार स्लॉटर किंग के लिए मुझे हेल रोड के एक टूल की तरह इस्तेमाल करना बिल्कुल आसान नहीं होगा। मैंने अपना डोमेन वापस लिया और केव में लौट आया। उस समय गुस्सान को गोद में लेकर मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने दोनों को देखा और मेरे मन में पहले से लिया गया डिसीजन और भी मजबूत हो गया। मैंने कहा, सामान समेटो, हम हेल रोड छोड़ रहे हैं। कुछ पल के लिए हैरान रह गई, फिर उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने पूछा, सच में? मैंने सिर हिलाया। उसने गुस्सान को और कसकर अपनी बाहों में पकड़ लिया। उसके चेहरे की खुशी बिल्कुल छिप नहीं रही थी। हेल रोड बच्चों के बड़े होने के लिए बिल्कुल सही जगह नहीं थी। वह बहुत पहले से यहाँ से निकलना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे कभी जल्दी करने के लिए मजबूर नहीं किया। मैंने उसके कुछ सामान को व्यवस्थित किया और फिर ग्रेट सन डिवाइन लाइट तथा हेवनली पनिशमेंट डोमेन दोनों को एक्टिवेट करके उसे और गुस्सान को बीच में सुरक्षित कर लिया।
इस तरह हम तीनों एक परिवार की तरह हेल रोड के अंतिम हिस्से की ओर बढ़ने लगे। मैंने खुद सबसे आगे चलना शुरू किया। पर्पल क्रिस्टल लाइटनिंग पत्थरीले रास्ते पर आगे बढ़ी और सामने दिखाई देने वाले सभी इल्यूशंस को तुरंत एशेस में बदल दिया। मेरी प्रोटेक्शन के अंदर चल रही थी। उसके कदम धीरे धीरे तेज होने लगे और उसकी आंखों में बाहरी दुनिया को देखने की उम्मीद फिर से लौट आई। रास्ते में उठने वाली किलिंग इंटेंट और ईविल थॉट्स लगातार हमारे सामने आते रहे, लेकिन डोमेन की सीमा को छूते ही लाइटनिंग उन्हें पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देती। उबलता हुआ लावा भी लगातार वेव्स बनाकर हमारी ओर उठ रहा था, लेकिन ग्रेट सन एनर्जी ने उसे मजबूती से बाहर ही रोक दिया। आखिरकार हम हेल रोड के एग्जिट तक पहुंच गए। मैंने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। 3 साल से भी ज्यादा पहले मैं एक ऐसा स्नेक बीस्ट था जो हेल रोड के अंदर कैद था, लेकिन अब मैं 300,000 ईयर फियर्स बीस्ट बन चुका था। सामने स्टोन गेट धीरे धीरे खुला और बाहर से सनलाइट अंदर आने लगी। ने गुसान को गोद में लेकर सबसे पहले डार्कनेस से बाहर कदम रखा। हल्की हवा ने उसके लंबे बालों को छू लिया। गुसान ने अपनी आंखें खोलीं और पहली बार असली स्काई को देखा। मैंने सामान उठाया और हेल रोड से बाहर निकल आया। मेरे पीछे ब्लड रेड स्टोन गेट धीरे धीरे बंद होने लगा। दूर फॉरेस्ट बिल्कुल शांत था। सनलाइट वार्म थी और हवा में अब न लावा की स्मेल थी न ब्लड की। मेरे पास खड़ी हुई और धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने पूछा, पति अब हम कहाँ जाएंगे? मैंने अपनी नज़र 5 सोल सिटी की दिशा में उठाई और कहा, पहले बाय बाय डॉन्ग और बच्चों को लेकर घर वापस चलते हैं। हेल रोड से बाहर निकलने के बाद मैंने और गुस्सान को साथ लेकर फॉरेस्ट के रास्ते से आगे बढ़ना शुरू किया। शाम के समय हम आखिरकार सैंड डेयर सिटी के बाहर मौजूद उस ग्लूमी लिटिल टाउन तक पहुंच गए, लेकिन मुझे एग्जैक्ट राउट की जानकारी नहीं थी। इसलिए हम बाहर निकलने वाली डायरेक्शन को फॉलो करते हुए एक बड़ा चक्कर काटकर वहां पहुंचे। जब हम टाउन के एंट्रेंस पर पहुंचे तब आसमान में सिर्फ हल्की डार्कनेस बची थी। यह जगह अजीब और ग्लूमी थी। आसपास के लोग भी बेहद डेंजरस दिख रहे थे और कोई भी आसानी से किसी के करीब आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। एक हाथ से बच्चे की पीठ थपथपा रही थी और धीमी आवाज में बोली, पति इस जगह की ऑरा बहुत डार्क है। हम यहाँ क्यों आए हैं? मैंने अपना हाथ उठाकर एक जेंटल एनर्जी गुस्सान के शरीर में भेजी। बच्चा जल्दी से रोना बंद करके अपनी माँ की बाहों में गहरी नींद में सो गया। मैंने कहा, पहले कुछ मनी अरेंज करते हैं। ह्यूमन वर्ल्ड में आने के बाद खाना खाने और होटल में रहने के लिए सोल कॉइन्स की जरूरत पड़ेगी। साथ ही आज रात यहीं रेस्ट कर लेते हैं। कल सुबह फिर आगे निकलेंगे। कुछ पल के लिए चुप रही और फिर आसपास के डेंजरस लोगों को देखकर बोली, यहाँ के लोग क्या सच में हमें आसानी से पैसे देंगे? मैं हल्का सा मुस्कुराया और कहा, देंगे। पूरे टाउन में केवल एक ढंग का टैवर्न दिखाई दे रहा था। हम दरवाजा खोलकर अंदर गए तो गंदी अल्कोहल की स्मेल तुरंत नाक में भर गई। ब्लैक वॉल्स ने बाहर की आखिरी सनलाइट तक को अंदर आने से रोक रखा था। 20 से ज्यादा कस्टमर्स अलग अलग टेबल्स पर बैठे हुए थे। मैंने को लेकर एक कॉर्नर में जगह ढूंढी और बैठ गया। थोड़ी देर बाद ब्लैक क्लोथ्स पहना हुआ वेटर हमारी टेबल के पास आया। उसने बिना नजर उठाए पूछा, क्या चाहिए? मैंने अपना हाथ टेबल पर रखा और शांत आवाज में कहा, कुछ पैसे चाहिए। वेटर ने आखिरकार सिर उठाया और मुझे कुछ देर तक घूरता रहा। फिर उसने कहा, तुम मौत ढूंढने आए हो क्या? पैसे चाहिए? मैंने बिना एक्सप्रेशन बदले अपनी बात दोबारा दोहराई। वेटर आधा कदम पीछे हटा और फिर अपना हाथ उठाकर टैवर्न में मौजूद सभी लोगों को सिग्नल दिया। अगले ही पल सभी की नजरें हमारी तरफ घूम गईं। फिर पूरे टैवर्न में लाउड लाफ्टर गूंज उठा। एक बड़े और मस्कुलर आदमी ने सोल कॉइन्स टेबल पर पटकते हुए कहा, पैसे यहाँ हैं। इधर आओ, घुटनों पर बैठो और मुझे ग्रैंडपा कहो। तब मैं तुम्हें एक कॉइन दूंगा। दूसरे आदमी की नजर धीरे धीरे पर टिक गई और उसका एक्सप्रेशन और ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल हो गया। उसने कहा, लड़के, तुम्हारे पास ये पैसे खर्च करने की जिंदगी होगी या नहीं कहना मुश्किल है, लेकिन तुम्हारे साथ जो वुमन है उसे यहीं छोड़ा जा सकता है। मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ और अपना सामान के पास रख दिया। फिर मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में जरा भी चिंता नहीं थी। उसने शांत होकर कहा, पति जल्दी करो, गुस्सान जाग जाएगा। पूरे टावर में हंसी और तेज हो गई। सबसे पहले बोलने वाला बड़ा आदमी अचानक टेबल पलटकर खड़ा हुआ और नाइफ निकालकर मेरी तरफ दौड़ पड़ा। वह चिल्लाया, पहले तुम्हें खत्म करता हूँ, फिर तुम्हारी वुमन के साथ आराम से खेलूंगा। उसकी ब्लेड अभी मेरे शरीर तक पहुंची भी नहीं थी कि टैवर्न की छत से एक एक्सप्लोसिव साउंड सुनाई दी। पर्पल गोल्डन लाइटनिंग छत को चीरती हुई सीधे उस आदमी के सिर के ऊपर गिरी।
वह वहीं फ्रीज होकर खड़ा रह गया और उसके हाथ से लंबी नाइफ जमीन पर गिर गई। लाइटनिंग ने तुरंत उसकी जान नहीं ली, बल्कि एनर्जी उसकी बोन्स के अंदर बार बार दौड़ने लगी। दर्द से वह जमीन पर गिर पड़ा और लगातार तड़पने लगा। उसकी स्क्रीम्स कुछ देर तक पूरे टावर में गूंजती रहीं। अब वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति के चेहरे पर हंसी नहीं थी। मैं धीरे धीरे उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। मैं उसके सामने जाकर खड़ा हुआ। दीवार द हेवंस एंड अर्थ की पावर मेरे इशारे पर एक्टिवेट हुई और ब्लैक रेड वॉर्टेक्स ने उसके पूरे शरीर को दबा लिया। अगले ही पल उसका शरीर प्योर एनर्जी में बदल गया और मेरे शरीर के अंदर एब्जॉर्ब हो गया। मैंने अपनी नज़र पूरे टावर्न पर घुमाई और पूछा, अब और कौन चाहता है कि मैं घुटनों पर बैठकर पैसे लूं? जो लोग कुछ देर पहले सबसे ज्यादा चिल्ला रहे थे, वे तुरंत अपनी गर्दन सिकोड़कर पीछे हट गए। लेकिन आखिर यह स्लॉटर सिटी का एंट्रेंस एरिया था और टावर में बैठे लोग ऐसे क्रिमिनल्स थे जिनके हाथ पहले ही बहुत लोगों के खून से रंगे थे। किसी ने सीक्रेटली अपनी कमर की हिडन वेपन की तरफ हाथ बढ़ाया, कोई पीछे के दरवाजे से मुझे घेरने की कोशिश करने लगा और दो सोल मास्टर्स ने एक साथ अपने मार्शियल सोल्स रिलीज कर दिए। मैंने उन्हें अटैक करने का मौका तक नहीं दिया। हेरेनली पनिशमेंट डोमेन इंस्टेंटली फैल गया। पर्पल गोल्डन लाइटनिंग ने पूरे टावर्न के हर कॉर्नर को लॉक कर दिया। 20 से ज्यादा लोग अभी खड़े ही हुए थे कि उनके सिर के ऊपर से लाइटनिंग गिरने लगी। टेबल्स और चेयर्स लगातार टूटने लगे और एक एक करके सभी लोग जमीन पर गिरते चले गए। जब पूरा टावर्न शांत हो गया तो मैंने इन लोगों से मिलने वाली एनर्जी को वेस्ट नहीं किया। रिवार द हेवंस एंड अर्थ पूरे टावर्न में फैल गया और सभी बॉडीज तथा सोल पावर को कल्टीवेशन एनर्जी में बदलकर एब्जॉर्ब कर लिया। मेरी कल्टीवेशन लगभग 1000 साल और बढ़ गई। वेटर काउंटर के पीछे खड़ा कांप रहा था। फिर भी वह खुद को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करते हुए बोला, कुछ लोगों को मार देना कोई बड़ी बात नहीं है। यह स्लॉटर सिटी का टेरिटोरी है। पैसे काउंटर के अंदर हैं। बस डर यह है कि तुम उन्हें लेकर जिंदा बाहर नहीं जा पाओगे। मैं एक कदम में उसके सामने पहुंचा और अपनी 5 उंगलियों से उसका गला पकड़ लिया। मैंने शांत आवाज में कहा, मेरे पास पैसे खर्च करने के लिए जिंदगी है या नहीं, यह तय करना तुम्हारा काम नहीं है। मेरी हथेली में हल्का प्रेशर बढ़ा और उसकी धमकी तुरंत बंद हो गई। मैंने काउंटर के अंदर तलाश शुरू की और वहां से 1000 से ज्यादा गोल्ड सोल कॉइन्स मिल गए। इसके अलावा मुझे कई गेस्ट रूम्स की कीज भी मिल गईं। टावर्न बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन जमा किया हुआ पैसा काफी था। साफ था कि इन लोगों ने इतने वर्षों में काफी कमाई की थी। ने मुझे देखकर पूछा, पति, क्या इसे ही मनी मेकिंग कहते हैं? मैंने गोल्ड सोल कॉइन्स से भरा बैग उसकी तरफ उछालते हुए कहा, इसे कहते हैं कि उन्हें मरने के बाद भी थोड़ी वैल्यू मिल जाए। उसने मुझे बेपसी से देखा, लेकिन मुझे ब्लेम नहीं किया। उसने बस गुस्सान को अपनी बाहों में थोड़ा और कसकर पकड़ लिया। हमने उस रात टावर्न की दूसरी मंजिल पर आराम किया। अगली सुबह जल्दी उठकर हम टाउन से निकल गए और रास्ते में लोगों से 5 सोल सिटी की डायरेक्शन पूछते हुए आगे बढ़ने लगे। 7 दिन बाद आखिरकार 5 सोल सिटी हमारी नजरों के सामने दिखाई देने लगी। ऊंची सिटी वॉल्स तेज धूप में गोल्डन लाइट की तरह चमक रही थीं। पूरे शहर की सबसे ऊंची जगह पर पोप पैलेस खड़ा था। इतनी दूर से भी वह विशाल और मैग्निफिसेंट बिल्डिंग साफ दिखाई दे रही थी। मेरे पिछले जीवन में कई मॉडर्न सिटीज देखी थीं। उनकी बिल्डिंग्स ऊंची और शहर बहुत प्रॉस्परस थे, लेकिन 5 सोल सिटी में जो पावर और अथॉरिटी का दबाव महसूस हो रहा था, वह बिल्कुल अलग था। ने गुस्सान को गोद में लिए हुए पोप पैलेस की तरफ देखा और समझ गई कि आने वाले कुछ समय तक यही हमारी डेस्टिनेशन रहने वाली है। ने धीरे से मेरा हाथ पकड़कर कहा, जब मैं अपने पति के साथ हूं तो जगह कोई भी हो, मेरे लिए सब एक जैसा है। लगातार 7 दिन ट्रैवल करने के कारण उसके चेहरे पर थोड़ी थकान साफ दिखाई दे रही थी। मैंने तुरंत पोप पैलेस जाने के बजाय पहले उसके लिए रहने की जगह खोजने का फैसला किया। शहर के अंदर एक होटल था जिसका नाम हेवन एंड अर्थ था। वह जगह दूर से ही काफी आई कैचिंग लग रही थी। उसके लॉबी की डेकोरेशन बहुत लक्सुरियस थी और वहां एक अजीब सी मिस्टेरियस एटमॉस्फेयर भी थी। दोनों तरफ कुछ यंग फीमेल अटेंडेंट्स गेस्ट्स का स्वागत करने के लिए खड़ी थीं। रिसेप्शन पर मौजूद महिला ने मुझे और को देखते ही वार्म स्माइल के साथ पूछा, क्या आप दोनों को रूम चाहिए? हमारे यहाँ का खाना भी 5 सोल सिटी में काफी फेमस है। मैंने लॉबी पर नजर दौड़ाई और कहा, सबसे अच्छा रूम दे दो और मेन्यू की बेस्ट डिशेस भी ऊपर भेज देना। बच्चे को गोद में लेकर मुझे देखकर हल्की मुस्कान के साथ खड़ी रही। मैंने उसकी तरफ देखा और थोड़ा कॉफ करते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, तुम मेरे साथ हो, फिर मुझे किसी और से पूछने की क्या जरूरत है? वह तभी हल्का सा हम करके मेरे साथ ऊपर चल पड़ी।
रूम में पहुंचने के बाद ने सबसे पहले गुस्सान को बेड पर आराम से सुला दिया। लगातार कई दिनों की जर्नी के कारण हम दोनों भी काफी डस्टी और टायर्ड थे। रूम में हॉट वाटर से बाथटब भर दिया गया। के चीक्स हल्के लाल हो गए और उसने मेरे कपड़े ठीक करने में मदद की। उसने कहा, पति पहले आराम कर लो। हम थोड़ी देर आराम करने के बाद बाहर आए तो डाइनिंग टेबल पर खाना पहले ही लग चुका था। गुस्सान आराम से सो रहा था और की एपेटाइट भी अच्छी थी। उस रात आखिरकार हेल रोड से बाहर आने के बाद पहली बार हमें एक नॉर्मल फैमिली लाइफ जैसी वार्मथ महसूस हुई। अगली सुबह सूरज ऊपर आ चुका था। ने पीछे मुड़कर मुझे एक नजर देखा और बोली, सब तुम्हारी वजह से हुआ। गुस्सान भूख से रो रहा था। मैं बेड के हेडबोर्ड से टिककर हंस पड़ा और बोला, कल रात मुझे बाथटब में पहले कौन लेकर गया था? उसके कान तुरंत लाल हो गए। उसने कहा, मुझे नहीं पता, बस तुम्हारी गलती है। मैंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मेरी गलती। मैं खाना लेने जाता हूँ। मैंने उसके फोरहेड पर हल्का सा किस किया, फिर कपड़े पहने और रूम से बाहर निकल गया। हमने होटल रूम चेकआउट कर दिया और 5 सोल सिटी में लॉन्ग टर्म रहने के लिए घर तलाशना शुरू किया। आखिर हमें बाय बाय डोंग और दोनों बच्चों को वापस लाना था। पूरा परिवार हमेशा होटल में नहीं रह सकता था। मेरे पास मौजूद 1000 से ज्यादा गोल्ड सोल कॉइन्स काफी थे। आधे दिन से भी कम समय में हमें पोप पैलेस से केवल एक स्ट्रीट दूर एक बड़ा मैंशन पसंद आ गया। उसका कोर्टयार्ड 400 स्क्वायर मीटर्स से भी ज्यादा था और पीछे एक खाली एरिया भी था। कीमत केवल 500 गोल्ड सोल कॉइन्स थी। मैंने उसी समय पेमेंट कर दी। अगले 3 दिनों में मैंने और ने मिलकर फर्नीचर और बाकी जरूरी चीजें व्यवस्थित की। उसकी पसंद के अनुसार मैंने बैकयार्ड में कई ग्रीन प्लांट्स और छोटे ट्रीज भी लगाए। वुड स्पिरिट एम्परर ब्लड लाइन के कारण को प्लांट्स के साथ नेचुरल एफिनिटी थी। उसने बस अपना हाथ एक नए लगाए गए ट्री सैपलिंग पर रखा और एक एमरल्ड ग्रीन लाइट चमकी। अगले ही पल उसकी ब्रांचेस तेजी से फैलने लगीं और पूरा कोर्टयार्ड लाइफ से भर गया। आखिरकार घर की सारी अरेंजमेंट्स पूरी हो गईं। गुस्सान को गोद में लेकर बड़े बेड पर लेट गई। उसकी आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उसने कहा, पति आखिरकार अब हमारा अपना घर है। मैंने दोनों को अपनी बाहों में लेते हुए कहा, आगे चलकर हमारा घर इससे भी बड़ा और बेहतर होगा। वह कुछ देर मेरे चेस्ट से लगकर शांत रही। फिर अचानक उसने सिर उठाया और पूछा, पति इतना बड़ा मैंशन है और इसमें सिर्फ हम दोनों रहते हैं? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। मुझे लगा शायद मैंने गलत सुना है। मैंने पूछा, क्या तुम सीरियस हो? उसने सिर नीचे कर लिया और उसकी आवाज धीरे धीरे कमजोर होने लगी। पति, क्या तुम्हें खुद समझ नहीं आता? मैं अकेले थोड़ा परेशान हो जाती हूँ। मैं कुछ देर चुप रहा और आखिरकार समझ गया कि उसने अचानक यह बात क्यों कही थी। मैंने कहा, असल में तुम्हारी पहले से एक बड़ी बहन है। मैं 5 सोल सिटी आया ही उसे ढूंढने के लिए हूँ। ने अचानक सिर उठाया और पूछा, बहन कौन? मैंने जवाब दिया, बाय बाय डोंग, 5 सोल पैलेस की सेंटेस। वह पूरी तरह फ्रीज हो गई। काफी देर बाद उसने अपना मुंह ढकते हुए कहा, पति तुम कह रहे हो कि बाय बाय डोंग मेरी बड़ी बहन है और वह तुम्हारी वुमन भी है? वह तो फ्यूचर में पोप बनने की सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। मैंने विंडो के बाहर मौजूद पोप पैलेस की ओर देखा। मुझे और डोंग को 1-2 साल से मिले हुए काफी समय हो चुका था। वह इस समय हमारे दोनों बच्चों को लेकर कैसी जिंदगी जी रही होगी, मुझे बिल्कुल पता नहीं था। हैरानी के बाद ने तुरंत असली पॉइंट पकड़ लिया। उसने पूछा, जब हम 5 सोल सिटी तक आ ही गए हैं तो आप सीधे उनसे मिलने क्यों नहीं जाते? मैंने अपनी मुस्कान वापस ले ली और कहा, क्योंकि मैं एक सोल बीस्ट हूँ। अगर 5 सोल पैलेस को पता चल गया कि उनकी सेंटेस का हस्बैंड एक फियर्स बीस्ट है तो वे केवल मुझे घेरकर मारने की कोशिश नहीं करेंगे बल्कि डोंग को भी खत्म कर सकते हैं। यहाँ 1 दर्जन से ज्यादा टाइटल्ड डुल्यूओ एल्डर्स हैं और एल्डर हॉल में लेवल 99 कियान डाउल्यू भी मौजूद है। मैं शायद भाग सकूं, लेकिन वह और बच्चे जरूरी नहीं बच पाएंगे। ने भौहें सिकोड़ ली। वह खुद भी 100,000 ईयर सोल बीस्ट थी, इसलिए वह अच्छी तरह समझती थी कि आइडेंटिटी एक्सपोज होने का मतलब क्या होता है। कुछ देर बाद उसकी आंखों में अचानक चमक आ गई। उसने कहा, पति अगर आप ओपनली अंदर नहीं जा सकते तो अपना आइडेंटिटी बदलकर 5 सोल पैलेस में क्यों नहीं घुस जाते? आपकी स्ट्रेंथ के साथ अगर आप एक टाइटल्ड डुलियो के रूप में डिस्गाइज कर लें तो कौन सी फोर्स आपको रिजेक्ट करेगी? मेरे मन में तुरंत आइडिया आया। मैं अपनी फेस डिटेल्स और सोल बीस्ट ऑरा को पूरी तरह हाइड कर सकता था। अभी अभी मैंने 300,000 ईयर्स का ब्रेक थ्रू किया था। जब तक मैं अपना ओरिजिनल फॉर्म यूज नहीं करता, 5 सोल पैलेस के लिए मेरी असली आइडेंटिटी पहचानना बेहद मुश्किल होगा।
मैं बाय बाय डॉन द्वारा छोड़ा गया टोकन निकालने ही वाला था कि अचानक एक ब्लैक फिगर शैडो से बाहर निकल आया। वह व्यक्ति पूरी तरह डार्क मिस्ट में ढका हुआ था और उसका चेहरा भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही गार्ड्स ने उसे देखा, वे तुरंत पीछे हटे और बोले, गोस्ट एल्डर। उस व्यक्ति ने बिना किसी हेजिटेशन के मेरी तरफ देखा। एक गार्ड ने जल्दी से कहा, इस व्यक्ति के पास कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं है, फिर भी यह पोप से मिलना चाहता है। गोस्ट डुलियो मेरी तरफ मुड़ा और उसकी आवाज कोल्ड थी। उसने पूछा, तुम पोप से क्यों मिलना चाहते हो? मैंने शांत होकर कहा, 5 सोल पैलेस ज्वाइन करने के लिए। उसका टोन थोड़ा सॉफ्ट हुआ। उसने कहा, हमारी किसी भी ब्रांच में स्ट्रॉन्ग पीपल रिक्रूट किए जाते हैं। तुम्हें सीधे पोप पैलेस आने की क्या जरूरत थी? मैंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, बस अपनी कल्टिवेशन की एक हल्की प्रेशर ऑरा रिलीज कर दी। अचानक पूरा सराउंडिंग एयर जैसे किसी इनविजिबल माउंटेन के नीचे दब गया। 100 से ज्यादा गार्ड्स वहीं फ्रीज हो गए। उनके माथे पर कोल्ड स्वेट आने लगा। गोस्ट डुलियो के आसपास मौजूद ब्लैक मिस्ट वायलेंटली ट्रेंबल करने लगी और उसका शरीर भी अनजाने में एक बार कांप उठा। मेरी प्रेशर ऑरा बढ़ते ही गार्ड्स के पैर कमजोर पड़ गए और कई लोग सीधे जमीन पर बैठ गए। गोस्ट डुलियो ने एक लंबी सांस छोड़ी। अब उसकी नजरों में पहले वाली कैजुअल एटीट्यूड बिल्कुल नहीं था। उसने सम्मान से कहा, सर प्लीज मेरे साथ आइए। वह खुद मुझे पोप पैलेस के अंदर लेकर गया और सीधे मीटिंग हॉल में पहुंचा। इसके बाद उसने किसी व्यक्ति को कियान क्षुंजी को नोटिफाई करने भेज दिया। जब हॉल में केवल हम दोनों रह गए, गोस्ट डुलियो लगातार सीक्रेटली मुझे ऑब्जर्व कर रहा था। मैं भी आसपास की गोल्डन और मैग्निफिसेंट डेकोरेशंस को देखते हुए तेजी से सिचुएशन जांच कर रहा था। मैंने गार्ड्स की पोजीशंस, पॉसिबल एस्केप राउट्स और पैलेस की ओवरऑल स्ट्रक्चर को ध्यान से याद कर लिया। कुछ ही देर बाद विशाल हॉल का डोर धीरे धीरे खुला। गोल्डन बैटल आर्मोर पहने एक मिडल एज्ड मैन अंदर आया। उसका चेहरा हैंडसम था और उसकी ऑरा बेहद डिग्निफाइड थी। पहली नजर में वह वास्तव में पूरे कॉन्टिनेंट की सबसे पावरफुल फोर्स को कंट्रोल करने वाले पोप जैसा ही दिखाई देता था। अगर मुझे पहले से पता न होता कि भविष्य में वह क्या करने वाला है, तो शायद मैं भी उसके आउटवर्ड अपीयरेंस से प्रभावित हो जाता। उसने बैठते हुए पूछा, क्या जरूरी काम है? गोस्ट डुलियो तुरंत आगे बढ़ा और रिस्पेक्टफुली बोला, योर मैजेस्टी, यह सर 5 सोल पैलेस ज्वाइन करना चाहते हैं। मैं उनकी स्ट्रेंथ को देखकर खुद डिसीजन लेने की हिम्मत नहीं कर रहा हूँ। मेरी राय में इनकी पावर कम से कम टाइटल्ड डुलियो लेवल की है। कियान क्षुंजी बैठते ही अचानक मेरी तरफ देखने लगा। उसने पूछा, सर आप टाइटल्ड डुलियो हैं? मैंने शांत होकर सिर हिलाया। मैंने कहा, मेरी कल्टीवेशन कई वर्षों से एक बॉटलनेक पर अटकी हुई है। मैंने सुना है कि 5 सोल पैलेस की इनहेरिटेंस हजारों वर्षों से चली आ रही है और इस ऑर्गेनाइजेशन ने अनगिनत पावरफुल एक्सपर्ट्स को ट्रेन किया है। इसलिए मैं यहाँ ब्रेक थ्रू का अपॉर्चुनिटी तलाशने आया हूँ। कियान क्षुंजी की आंखों में हल्की चमक दिखाई दी। वह क्लियरली मेरी ओरिजिन को लेकर सस्पिशियस था, लेकिन उसके सामने खुद चलकर आया हुआ एक टाइटल्ड डुलियो भी था जिसे वह आसानी से जाने नहीं देना चाहता था। उसने कहा, अगर आप सच में 5 सोल पैलेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं आपको स्वीकार कर सकता हूं। मैंने तुरंत जवाब दिया, ठीक है, लेकिन एक बात पहले क्लियर कर देता हूं। अगर 5 सोल पैलेस मेरी ब्रेक थ्रू में मदद नहीं कर पाया तो मैं किसी भी समय यहां से जा सकता हूं। उसने सरप्राइजिंगली जल्दी मेरी बात स्वीकार कर ली, लेकिन अगले ही पल उसने जानबूझकर अपना टोन सीरियस कर लिया और कहा, हालांकि 5 सोल पैलेस ऐसी जगह नहीं है जहां कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से प्रवेश कर सके। आपको एक असेसमेंट पास करना होगा। मैं तुरंत समझ गया कि वह एक्टिंग कर रहा है। जितनी आसानी से उसे कोई पावरफुल एक्सपर्ट मिलता है, उतना ही वह उस व्यक्ति पर भरोसा करने से डरता है। यह असेसमेंट एक साथ मेरे स्ट्रेंथ की टेस्टिंग भी करेगा और रिक्रूटमेंट को लेजिटिमेट भी दिखाएगा। मैंने बिना हेजिटेशन कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कियान क्षुंजी संतुष्ट होकर सिर हिलाया और मुझे गोस्ट डुलियो के साथ विशाल ओपन प्लाजा की ओर ले गया। प्लाजा के चारों तरफ काफी खाली जगह थी और पूरा ग्राउंड हार्ड स्टोन ब्रिक्स से बना हुआ था। कुछ देर बाद कियान क्षुंजी ने आखिरकार मेरा नाम पूछा। उसने कहा, सर आपको किस नाम से बुलाया जाए? मैंने शांत होकर जवाब दिया, स्टोन हैंड। यह टाइटल मैंने पहले से तैयार किया था। इससे मेरा रियल नेम भी हिडन रहता था और मेरे ओरिजिनल फॉर्म से कनेक्शन भी बना रहता था। कियान क्षुंजी ने फिर गोस्ट डुलियो की तरफ देखा और कहा, गोस्ट तुम स्टोन हैंड सर के साथ? गोस्ट डुलियो के माउथ कॉर्नर में साफ हलचल हुई। वह अभी मेरी प्रेशर ऑरा महसूस कर चुका था और बिल्कुल भी मेरे साथ फाइट नहीं करना चाहता था। लेकिन पोप का ऑर्डर उसके सामने था, इसलिए उसके पास मना करने का कोई रास्ता नहीं था।
वह धीरे धीरे प्लाजा के सेंटर में आया, मेरी ओर देखकर हाथ जोड़े और असेसमेंट बैटल के लिए तैयार हो गया। स्टोन हैंड सर, कृपया थोड़ा संभलकर हाथ चलाइए। घोस्ट डुलुओ के शरीर से काली रोशनी अचानक फूट पड़ी। उसका शरीर तेजी से धुंधला होने लगा और उसके पैरों के नीचे एक के बाद एक 9 आत्मा छल्ले उठने लगे। पीला पीला, बैंगनी बैंगनी, काला 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 काला। 9 छल्ले तेजी से घूमने लगे और लेवल 95 सुपर डुलुओ की जबरदस्त आत्मिक शक्ति पूरे मैदान में फैल गई। मैं डुलुओ की दुनिया में पुनर्जन्म लेकर हेल रोड का स्टोन हैंड हंटिंग शीपस्नेक बन गया था। जन्म से ही मुझे किलिंग सिटी की सबसे गहरी जगह में कैद रहना था। इतना ही नहीं, मेरा भविष्य टैंग सान के हाथों मारा जाना और मेरी आंतरिक शक्ति का दूसरों की ट्रॉफी बन जाना तय था। सौभाग्य से मैंने मल्टीपल चिल्ड्रेन मल्टीपल ब्लेसिंग सिस्टम जागृत कर लिया था। शुरुआत में ही मुझे 10,000 साल की साधना और मानव रूप देने वाली अमर घास मिल गई थी। घोस्ट डुलुओ के शरीर से फिर काली रोशनी फूटी और उसके 9 आत्मा छल्ले पूरी तरह चमक उठे। उसकी लेवल 95 की आत्मिक शक्ति लगातार बढ़ती हुई पूरे मैदान पर दबाव डालने लगी। आग की लपटें मैदान में फैल गईं। हवा गर्म होकर विकृत दिखाई देने लगी और जमीन की पत्थर की ईंटें तेजी से लाल होने लगीं। घोस्ट डुलुओ मुझे घूरता रहा, लेकिन उसने तुरंत हमला नहीं किया। उसने कहा, स्टोन हैंड सर, आप अपनी आत्मा शक्ति का रूप क्यों नहीं दिखा रहे? मैंने हल्के से हाथ उठाया और शांत स्वर में कहा, जब तुम मुझे अपनी आत्मा शक्ति दिखाने के लिए मजबूर करने की क्षमता हासिल करोगे, तब मैं खुद इस्तेमाल करूंगा। समान स्तर के टाइटल डुलुओ के सामने मेरी यह बात सीधे उसकी ताकत को कम आंकना थी। घोस्ट डुलुओ की आंखें तुरंत ठंडी हो गईं। उसका शरीर अचानक धुंधला होकर काले धुएं में बदल गया और वह मेरी ओर तेजी से दौड़ा। घोस्ट अटैचमेंट के बाद उसकी गति इतनी तेज थी कि सामान्य आंखों से उसे पकड़ना लगभग असंभव था। लेकिन जैसे ही उसने मेरे संप्रेजन क्षेत्र में कदम रखा, उसकी हर हरकत मेरी संवेदना में साफ दिखाई देने लगी। काली परछाई बाईं तरफ से निकली और अगले ही पल मेरे पीछे पहुंच गई। घोस्ट डुलुओ की हथेली में काला भंवर बना और वह सीधा मेरी छाती की ओर बढ़ा। मैंने हल्का सा शरीर घुमाकर उसके हमले को टाल दिया। घोस्ट डुलुओ का चेहरा बदल गया। उसने अपनी आत्मा के वास्तविक रूप की गति से तुरंत पीछे हटना शुरू कर दिया। मैंने उसका पीछा नहीं किया और वहीं खड़े होकर कहा, बस इतनी ताकत है, अभी भी काफी नहीं है। उसका चेहरा पूरी तरह गंभीर हो गया। उसका 5वां आत्मा छल्ला अचानक चमक उठा। 5वीं आत्मा तकनीक, व्हाइट गोस्ट नाइट वॉक। दर्जनों मीटर में फैला काला ऊर्जा क्षेत्र पूरे मैदान पर छा गया। सैकड़ों भूतिया परछाइयां मेरे चारों ओर बेहद तेज गति से घूमने लगीं। असली और नकली शरीर लगातार एक दूसरे में बदल रहे थे, इसलिए उन्हें पहचानना लगभग असंभव था। पीछे से ठंडी हवा चली। घोस्ट डुलुओ ने भ्रमित परछाइयों के बीच अपना असली शरीर छिपाकर फिर हमला किया। काली आत्मिक शक्ति से बड़ी संख्या में भूतिया आकृतियां निकलकर जमीन से चिपकते हुए मेरी ओर बढ़ने लगीं। मैंने पलटकर एक विशाल सूर्य ऊर्जा आगे धकेली। काली परछाइयां उसके संपर्क में आते ही दर्जनों लालगर्म अग्निगोलों में बदल गईं। मैंने हथेली आगे बढ़ाई और वे सभी अग्निगोले वापस उसकी भूतिया परछाइयों की ओर लौट गए। अगले ही पल लगातार विस्फोट होने लगे। आग की लहर ने जमीन को हिला दिया और बड़ी संख्या में भ्रमित परछाइयां वहीं टूट गईं। घोस्ट डुलुओ ने अपनी तेज गति से मुख्य विस्फोट से बचने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वह ऊर्जा की लहर से टकरा गया। उसके आसपास का काला धुआं जोर से कांपने लगा। वह घायल नहीं हुआ, लेकिन अब उसकी आंखों में शुरुआत वाला घमंड बिल्कुल नहीं था। स्टोन हैंड सर, शानदार तरीका है, उसकी आवाज चारों दिशाओं से सुनाई दी। 2 काले आत्मा छल्ले एक साथ चमके और मैदान में कई वास्तविक प्रतिरूप दिखाई देने लगे। इसके बाद अनगिनत बैंगनी काले कंकालों के सिर जमीन पर फैल गए। 6ठी आत्मा तकनीक, रेड गोस्ट किंग, और 8वीं आत्मा तकनीक, गोस्ट किंग, एक साथ सक्रिय हो गईं। प्रतिरूप खुद को विस्फोटित कर सकते थे और घोस्ट डुलुओ किसी भी समय अपने असली शरीर को किसी प्रतिरूप के साथ बदल सकता था। दूसरी तरफ बैंगनी काले कंकालों के सिर आत्मिक शक्ति और मानसिक हमले दोनों लेकर मेरी हर दिशा को बंद कर रहे थे। लेकिन मेरी नज़र में ये हमले भी ज्यादा खतरनाक नहीं थे। मैंने तुरंत सूर्य अग्नि तकनीक सक्रिय कर दी। मेरे पीछे से दर्जनों अग्नि ड्रैगन आसमान की ओर उठे। उनकी गर्जना ने पूरे मैदान को हिला दिया। सूर्य की प्रचंड ऊर्जा सीधे बैंगनी काले कंकालों के समूह से टकराई। लगातार धमाकों के बीच कंकालों के सिर एक के बाद एक टूटने लगे और पूरे मैदान में काला धुआं फैल गया। घोस्ट डुलुओ ने इसी धुएं का फायदा उठाया और एक वास्तविक प्रतिरूप के साथ अपना स्थान बदल लिया। उसका असली शरीर अचानक मेरे पीछे पहुंच गया। उसकी काली आत्मिक शक्ति ने मेरी पीठ पर जोरदार प्रहार किया।
कियान शुंजी की आंखों में तुरंत चमक आ गई। उसे लगा कि यह हमला सफल हो चुका है। लेकिन घोस्ट डुलुओ के चेहरे की खुशी केवल एक पल टिकी। जैसे ही उसकी हथेली मेरी त्वचा से टकराई, सूर्य ऊर्जा संपर्क वाली जगह से उल्टी दिशा में उसके शरीर में फैल गई। काला धुआं तुरंत आग की लपटों में बदल गया और उसे पूरी तरह घेर लिया। सूर्य की आग काले धुएं को भेद कर सीधे उसके वास्तविक शरीर तक पहुंच गई। मैं तुरंत पलटा और उसकी छाती पर एक जोरदार मुक्का मारा। घोस्ट डुलुओ दूर जा गिरा। उसके जमीन पर पहुंचने से पहले ही मैं उसके सामने पहुंच चुका था। दूसरा मुक्का, तीसरा मुक्का और चौथा मुक्का लगातार उसके शरीर पर पड़े। मैंने हर वार को नियंत्रित रखा ताकि उसकी जान को खतरा न हो, लेकिन मेरी पूरी शक्ति उसके शरीर के भीतर पहुंच रही थी। वह रक्षात्मक प्रकार का आत्मा योद्धा नहीं था, इसलिए इतनी भारी ताकत सहना उसके लिए लगभग असंभव था। कुछ ही सेकंड में घोस्ट डुलुओ ने प्रतिरोध छोड़ दिया। स्टोन हैंड सर, रुकिए। मैं हार मानता हूं। मैंने अपनी मुट्ठी वापस खींच ली और उसके शरीर पर लगी सूर्य अग्नि को भी वापस अपने भीतर समाहित कर लिया। फिर मैं मुड़ा और कियान शुंजी की ओर देखकर पूछा, क्या मैंने परीक्षा पास कर ली? कियान शुंजी की आंखों में मौजूद हैरानी अब छिप नहीं रही थी। वह खुद भी टाइटल डुलुओ था और घोस्ट डुलुओ की ताकत को अच्छी तरह जानता था। उसके लिए यह विश्वास करना मुश्किल था कि मैंने अपनी असली आत्मा शक्ति दिखाए बिना इतनी आसानी से जीत हासिल कर ली। उसने कहा, स्टोन हैंड सर, आप मेरे द्वारा देखे गए सबसे असाधारण आत्मा योद्धा हैं। अगर आप सच्चे मन से 5 सोल पैलेस में शामिल होते हैं तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि 5 सोल पैलेस आपकी ब्रेक थ्रू के लिए अपने सभी संसाधन लगा देगा। वह एक कदम आगे आया और बोला, मैं एल्डर काउंसिल से अनुरोध करूंगा कि आपको एल्डर हॉल के तीसरे संरक्षक का पद दिया जाए। इसके अलावा आपकी ताकत इतनी है कि आप 5 सोल पैलेस की युवा पीढ़ी को प्रशिक्षित कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको 5 सोल पैलेस अकादमी का प्रिंसिपल भी नियुक्त करूंगा। घोस्ट डुलुओ एक तरफ खड़ा रहा और कुछ नहीं बोला। उसके चेहरे से साफ था कि इस लड़ाई के बाद वह स्टोन हैंड को सामान्य टाइटल डुलुओ समझने की गलती दोबारा नहीं करेगा। बुहुन हॉल के हर एल्डर के पास अपना अलग पैलेस होता था। घोस्ट डुलुओ ने कहा, पत्थर भाई, अब से आप यहीं रहेंगे। किसी चीज की जरूरत हो तो मेड को बता दीजिए। पहले वह मुझे पत्थर महोदय कहता था, लेकिन अब मुझे भाई कहने लगा था, यानी उसने मेरी स्ट्रेंथ को स्वीकार कर लिया था। मैंने कहा, थैंक्स घोस्ट भाई। आगे भी आपको परेशान करना पड़ेगा। वह हंसकर बोला, आपकी पावर इतनी स्ट्रांग है, फिर भी आपके अंदर कोई सेंट पावर सोर्स नहीं है। आगे जरूरत हो तो सीधे मेरे पास आइए। उसके जाने के बाद मैंने मेड को बाहर भेजा और टेलीपोर्टेशन ऑर्ब एक्टिवेट की। स्पेस एनर्जी ने मुझे घेरा और अगले ही पल मैं शहर के अपने घर में पहुंच गया। आयिन मुझे देखकर बेहद खुश हुई। उसने पूछा, पति, क्या आप बीबी डोंग दीदी से मिले? मैंने कहा, अभी नहीं। आज ही वुहुन हॉल आया हूँ। कल अपॉइंटमेंट पूरी होने के बाद उससे मिलने का रास्ता खोजूंगा। आयिन मुस्कुराई, दीदी इतने समय से आपका इंतजार कर रही हैं। आपको देखकर वह जरूर खुश होंगी। मैंने उसे गले लगाया, लेकिन बीबी डोंग से मिलने की मेरी इच्छा और बढ़ गई। अगली सुबह मैं टेलीपोर्टेशन ओर्ब से वुहुन हॉल पहुंचा। ओक पैलेस में सभी बड़े अधिकारी मौजूद थे। छियान शुंजी गोल्डन आर्मोर में खड़ा था। उसने घोषणा की, आज से टेन शॉ डू लुओ को एल्डर हॉल का थर्ड वर्शिपर और वुहुन हॉल एकेडमी का प्रिंसिपल नियुक्त किया जाता है। घोषणा होते ही हॉल में हंगामा मच गया। कई लोगों ने विरोध किया। टेन शॉ डू लुओ कौन है? हमने इसका नाम तक नहीं सुना। इसे इतना बड़ा पद कैसे मिल सकता है? छियान शुंजी ने अपनी टाइटल डुलियो प्रेशर छोड़ते हुए कहा, टेन शॉ की पावर बहुत स्ट्रांग है। उसने मेरा टेस्ट क्लियर किया है। क्या अब मेरे डिसीजन के लिए भी तुम्हारी परमिशन चाहिए? पूरा हॉल शांत हो गया। फिर उसने मेरी ओर देखा, टेन शॉ, आप भी कुछ कहिए। मैं आगे बढ़ा और बोला, मेरा नाम टेन शॉ है। आज से मैं आप सभी के साथ काम करूंगा। जो मेरे दोस्त बनना चाहते हैं उनका स्वागत है। मेरी पावरफुल ऑरा फैलते ही कई सोल डुलियो पीछे हट गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे सामने कोई इंसान नहीं बल्कि भयानक एंशिएंट बीस्ट खड़ी हो। मैंने ऑरा वापस खींच ली और कहा, मेरी बात खत्म हुई। छियान शुंजी संतुष्ट हुआ और मेरी अपॉइंटमेंट की खबर सभी ब्रांचेस में भेजने का आदेश दिया। खबर फैलते ही पूरे कॉन्टिनेंट में मेरा नाम चर्चा का विषय बन गया। एम्पायर और सभी बड़े सेक्ट्स मेरी आइडेंटिटी और बैकग्राउंड पता करने लगे। अपॉइंटमेंट के बाद मैंने एकेडमी जाने को 3 दिन पोस्टपोन कर दिया और गोस्ट डू लुओ के साथ वुहुन हॉल घूमने लगा। तभी हम सेंटेस पैलेस के पास पहुंचे और मेरे कदम रुक गए। वहां बिबी डोंग 2 बच्चों के साथ थी। वह पहले से अधिक मैच्योर लग रही थी, लेकिन बच्चों के साथ उसका चेहरा बेहद सॉफ्ट था।
मैं उससे मिलने की इच्छा के बावजूद आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि मेरी आइडेंटिटी सामने आने पर सबसे पहले उसे और बच्चों को खतरा होता। गोस्ट डुलुओ ने पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, उस महिला का टैलेंट बहुत अमेजिंग है। वह कौन है? उसने बताया, वह बिबी डोंग है, वुहुन हॉल की सेंटेस और पोप की पर्सनल डिसाइपल। इतनी कम उम्र में ही वह हाई लेवल सोल डुलियो बन चुकी है। फ्यूचर में वही पहली फीमेल पोप बन सकती है। यह सुनकर मुझे समझ आया कि वह भविष्य में उसका लॉयल साथी क्यों बनेगा। मैंने नजरें हटाईं और कहा, घोस्ट भाई, आगे चलते हैं। हम वहां से चले गए, लेकिन बिबी डोंग ने अचानक उसी दिशा में देखा। वहां कोई नहीं था, फिर भी उसके दिल में एक familiar फीलिंग बनी रही। उसने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया और दूर आसमान को देखते हुए उसकी आंखें धीरे धीरे नम हो गईं। अगली सुबह मैं फिर टेलीपोर्टेशन ऑर्ब के जरिए वुहुन हॉल पहुंचा। ओक पैलेस में वुहुन हॉल के सभी बड़े अधिकारी दाई मुबाई ने श्रेक में एडमिशन लेते ही पहला दिन डिसाइड कर लिया था कि उसे यहाँ का बॉस बनना है।